मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सर्वप्रथम वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे थे और गुप्त काल की आज तीसरी क्लास होगी। तो तीसरी क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि कल जो है हम लोग गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में पढ़ रहे थे। उसी प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग आज न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था क्या थी। दोस्तों, गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था जो थी वह शासक जो होता था, इसका वह सर्वोच्च न्यायाधिपति होता था। शासक सर्वोच्च न्यायाधिपति होता था दोस्तों। आगे आइए दोस्तों, देखते हैं गुप्त काल में न्यायालय के 4 वर्ग थे। 4 वर्गों में गुप्त काल के न्यायालय को बांटा गया था दोस्तों। राजा का न्यायालय होता था दोस्तों, जो एकदम सर्वोच्च न्यायालय होता था, जबकि श्रेणी न्यायालय राजा के न्यायालय से छोटा होता था। तीसरा होता था दोस्तों पुंग न्यायालय। पुंग न्यायालय श्रेणी न्यायालय से छोटा। और चौथा कुल न्यायालय होता था दोस्तों, जो सबसे छोटा न्यायालय होता था। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी न्यायालय को परिभाषित किया गया दोस्तों, और पृथक भी किया गया। न्यायालय को अलग अलग बांट दिया गया। अर्थात दीवानी न्यायालय में दीवानी मुकदमे चलाए जाते थे, जबकि फौजदारी न्यायालय में फौजदारी मुकदमे चलाए जाते थे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त काल में दंड विधान अधिक कठोर नहीं था। चीनी यात्री दोस्तों जो फाहियान था, वह अपने विवरण में लिखता है कि गुप्त काल में जो दांडिक न्याय था वह उतना कठोर नहीं था। जिसके वह इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके कहने का मतलब है, अर्थात मृत्युदंड का प्रावधान ही नहीं था। आगे देखते हैं दोस्तों करारोपण प्रणाली। करारोपण प्रणाली में हम लोग देखेंगे कि कर किस प्रकार से गुप्त काल के लोग वसूला करते थे। आइए देखते हैं दोस्तों। वाणिज्यिक करों की संख्या घट गई, जबकि भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ा दी गई। अर्थात जो गुप्त काल के शासक थे, उन लोगों ने वाणिज्यिक कर को कम करके भूमि संबंधी करों को बढ़ा दिया था। कुछ प्रमुख कर इस प्रकार हैं दोस्तों, जैसे भाग कर जो है दोस्तों, यह उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, जबकि भोग जो था राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी को भोग कहा जाता था। अर्थात राजा के नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो फल फूल सब्जी दिया जाता था जनता के द्वारा, उसे जो है भोग कहा जाता था। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, उदंग्र। यह भी एक प्रकार का भूमि कर था। आते हैं ऊपरी कर। ऊपरी कर जो था दोस्तों, यह उन रैयतों से लिया जाता था। ऊपरी कर उन रैयतों से लिया जाता था जो भूमि के स्वामी नहीं हुआ करते थे। ऊपरी कर जो जिनके पास भूमि नहीं होती थी, वो लोग ऊपरी कर देते थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, भूतावात प्रत्यायात कर होता था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण कर है, एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से किसी आगामी वर्ष में। विदेशी वस्तुओं की आयात पर लगाया जाने वाला कर भूतावात या प्रत्यायात कर था दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम करारोपण प्रणाली को आगे पढ़ते हैं। देखते हैं कि शुल्क है जो दोस्तों, शुल्क सीमा कर या बिक्री कर होता था दोस्तों। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे कि भट यह पुलिस कर होता था दोस्तों, जबकि
चरासन चारागाहों पर लगाकर को चरासन कहा जाता था। दलदंड होता था दोस्तों जो हल पर लगाया गया कर होता था, अर्थात जिस उपकरण से किसान अपने खेत की जुताई करते थे उस हल पर दोस्तों दलदंड नामक कर लगाया जाता था। जबकि प्रणय देखते हैं दोस्तों, प्रणय ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर होता था दोस्तों। इसे देना ही देना होता था, जो ग्रामवासियों को देना होता था। नेक्स्ट कर है दोस्तों चाट वो खाने वाली नहीं है दोस्तों, एक प्रकार का कर है जो राजा को दिया जाता था। जो चाट होता था दोस्तों, यह लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति कर, जो लुटेरे होते थे दोस्तों वे आकर के गांवों को लूट लिया करते थे। इससे राजा इनकी रक्षा करता था ग्रामवासियों की, और इस रक्षा के बदले जो है राजा एक प्रकार का कर लेता था उनसे, जिसे चाट कहा जाता था। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं भू राजस्व, जो नगद में एवं अनाज के इन दोनों रूपों में लिया जाता था। भू राजस्व जो था दोस्तों वह नगद, जिसे हिरण्य कहा जाता था दोस्तों उस समय, और अनाज के रूप में इन दोनों में भू राजस्व लिया जाता था। वसूलने वाला जो होता था दोस्तों, नगद कर को वसूलने वाला होता था जो अधिकारी, उसे हिरण्य सामुदायिक कहा जाता था। जो नगद कर को वसूलता था उसे हिरण्य सामुदायिक कहा जाता था, जबकि जो अनाज कर को वसूलता था दोस्तों तो उसे औद्रांगिक कहा जाता था। अनाज कर को वसूलने वाले अधिकारी को औद्रांगिक कहा जाता था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। शासक अपने अधिकारियों को भूमि दान देता था, अर्थात उनके कार्य के बदले जो अधिकारी जो कार्य करते थे उनके बदले यह भूमि दान में देता था शासक अपने अधिकारियों को। देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, मंदिरों और ब्राह्मणों को भी भूमि दान में दी जाती थी। उसका उद्देश्य केवल यह था दोस्तों, जो ब्राह्मणों को दिया जाता था उनका उद्देश्य था कि शैक्षणिक होता था, जबकि मंदिरों को दिया जाने वाला दान धार्मिक होता था दोस्तों, धर्म के लिए दिया जाता था। अर्थात ब्राह्मणों को शैक्षणिक के लिए, शिक्षा के लिए, जबकि मंदिरों को धर्म के लिए दान दिया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, हम देख लेते हैं कि मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में क्या कुछ विविधताएं थी प्रशासनिक व्यवस्था में। आइए देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जो तुलना में गुप्तकालीन प्रशासन में केंद्रीकरण के तत्व कमजोर थे। अर्थात मौर्य का जो केंद्र था वह ज़्यादा मजबूत था, सिवाय मौर्य का जो केंद्र था दोस्तों वह अधिक मजबूत था गुप्त काल के केंद्रीकरण की अपेक्षा में। साथ ही मौर्यों की तरह न तो उनके पास विशाल सेना थी और न ही बृहद नौकरशाही। मौर्य हम लोगों ने बताया था कि दोस्तों कि उस समय की, मतलब कि प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी सेना रखने वाले और बहुत ही बड़ा नौकरशाही व्यवस्था मौर्य वंशों की थी, गुप्तों की उतनी बड़ी नहीं थी। आगे देखते हैं दोस्तों कि मौर्य जहां अपने अधिकारियों को पाटलिपुत्र के खजाने से नगद वेतन देते थे, वहीं गुप्त शासक जो थे नगद के साथ साथ भूमि अनुदान में भी देते थे, तब जाकर के पूरा होता था। तो दोस्तों अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति या आर्थिक व्यवस्था, गुप्तों की आर्थिक व्यवस्था। आइए दोस्तों अब हम लोग आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। गुप्त काल के आर्थिक स्थिति कैसी थी दोस्तों, देखते हैं। इतिहासकारों ने आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के अनेक प्रकार बताए हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला क्षेत्र, पहला प्रकार है भूमि का जिसे हम लोग क्षेत्र कहते हैं। यह दोस्तों खेती योग्य भूमि हुआ करती थी, जबकि दूसरी हम लोग देखेंगे जिसे वास्तु के नाम से जाना जाता था दोस्तों, अर्थात वास करने योग्य भूमि।
जहाँ पर जनता रहती थी उस भूमि को वास्तु के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तीसरा है खिल या सिल के नाम से जाना जाता है ऐसी भूमि जो नहीं जोती जाती थी, अर्थात परती भूमि को खिल या सिल के नाम से जानते थे। अगला है दोस्तों अपृहत, जो कभी भी जोती नहीं गई हो, जंगली भूमियों को अपृहत कहा जाता था दोस्तों, अर्थात पूर्ण बंजर भूमि को अपृहत कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा चारागाह, जो पशुओं के चारा योग्य भूमि, जहाँ पर पशु चराए जाते थे ऐसी भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है मत्स्या। मत्स्या है दोस्तों, मत्स्या जो है सिंचाई साधनहीन भूमि अर्थात सूखी भूमि अर्थात उच्च भूमि को मत्स्या कहा जाता था दोस्तों। इसका मतलब हुआ ऐसा कि जहाँ पर सिंचाई न की जा सके, जहाँ पर सिंचाई न की जा सके, उच्च भूमि जो ऊपर की भूमियों में जहाँ पर पानी न पहुँच सके, ऐसी भूमि को मत्स्या कहा जाता था दोस्तों। आते हैं दोस्तों अमर सिंह, जो एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है अमरकोश। उसमें इन्होंने 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है, अर्थात इन्होंने चर्चा की है। आगे देखते हैं गुप्तकालीन अभिलेखों में भूधारण से संबंधित निम्नलिखित शब्दावलियां हैं दोस्तों, जो अर्थात भूधारण का मतलब होता था कौन कौन से लोग जो दान के रूप में भूमि लेते थे और धारण करते थे। निम्न प्रकार की भूमियां थी दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं क्रमानुसार। पहला ब्रह्मदेव अनुदान। यह ब्रह्मदेव अनुदान जो भूमि होती थी दोस्तों, यह केवल ब्राह्मणों को अनुदान में दिया जाने वाला भूमि था दोस्तों। और अगली जो भूमि थी दोस्तों अग्रहार, यह भी केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था दोस्तों। और इसमें ब्राह्मणों को पूरे के पूरे गांव की भूमि जो है अनुदान में दे दी जाती थी, जबकि ब्रह्म अनुदान में केवल भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था और अग्रहार में पूरा का पूरा गांव ही इन्हें दान में दे दिया जाता था। अगला है दोस्तों अक्षय निवि अनुदान। अक्षय निवि अनुदान देख लीजिए दोस्तों, वैसी भूमि जिसके भू राजस्व का उपयोग किया जा सकता था लेकिन उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था, अर्थात ऐसी भूमियां थीं वह किसी को दान में तो दे दी जाती थीं लेकिन उससे जो राजस्व प्राप्त होता था वह जो है राजा के पास कर के रूप में दिया जाता था, अर्थात उसमें जो उपज पैदा होती थी उसका कुछ भाग राजा को दिया जाता था। यह अनुदान गैर ब्राह्मणों और ब्राह्मणों दोनों को दिया जाता था दोस्तों। यह जो भूमि थी अक्षय निवि अनुदान, इसमें जो भूमि दान में दी जाती थी यह गैर ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणों को भी दिया जाता था और इससे जो उपज प्राप्त होती थी उस उपज का कुछ भाग राजा को भी दिया जाता था, जबकि अग्रहार एवं ब्रह्मदेव एवं निवि धर्म में ऐसा नहीं होता था। निवि धर्म जो होता था दोस्तों, निवि धर्म में यह शैक्षणिक कार्यों के लिए भूमि अनुदान में दिया जाता था दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के विषय में जानेंगे दोस्तों। यह हुआ हमारा आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। आइए दोस्तों अब हम लोग गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के विषय में जानते हैं। देखते हैं दोस्तों गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, वराहमिहिर ने अपनी रचना में बृहद संहिता, वराहमिहिर की रचना थी दोस्तों बृहद संहिता। इसने बृहद संहिता में आवास न्याय व्यवस्था को वर्णों के अनुरूप निर्धारित किया है। देख लेते हैं कि गुप्त में आवास न्याय की व्यवस्था क्या थी। ब्राह्मणों के लिए देखते हैं दोस्तों, इसमें ब्राह्मण जो थे ये 5 आवास अपने पास बना सकते थे और जबकि जो क्षत्रिय हुआ करते थे
ये लोग 4 आवास अपने लिए बना सकते थे, जबकि वैश्य जो थे वे 3 आवास और शूद्र सबसे कम 2 आवास ही इनके लिए पर्याप्त माना जाता था। जबकि न्याय देख लेते हैं, यदि ब्राह्मण गलती करता था दोस्तों तो उसे तौला जाता था, अर्थात उसे तुला के बराबर कुछ न कुछ देना पड़ता था। जो क्षत्रिय होता था दोस्तों उसे अग्नि की परीक्षा देनी पड़ती थी, जबकि जो वैश्य होता था उसे जल के थ्रू दंडित किया जाता था। जबकि जो शूद्र होता था दोस्तों उसे पीने के लिए विष दिया जाता था। ब्राह्मण को देख लेते हैं दोस्तों, ब्राह्मण किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वस्त्रों का रंग इनका कैसा था। तो जो ब्राह्मण थे दोस्तों वे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे, जबकि जो क्षत्रिय हुआ करते थे वे लाल रंग के, एवं वैश्य जो थे दोस्तों वे पीले रंग के, और शूद्र जो थे वे काले रंग के कपड़े पहना करते थे। ये इनके वस्त्रों की बात हो गई दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, शूद्रों एवं अछूतों की स्थिति में गिरावट आई दोस्तों, अर्थात मौर्य काल की अपेक्षा गुप्त काल में जो शूद्र एवं अछूत थे दोस्तों उनकी स्थिति में गिरावट आ गई और दास प्रथा का प्रचलन हो गया दोस्तों। गुप्त काल से ही दास प्रथा का प्रचलन शुरू हो जाता है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। आगे आते हैं दोस्तों, महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। देखते हैं दोस्तों क्या गिरावट आई। मनुस्मृति एवं पराशा स्मृति के अनुसार विधवाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। मनुस्मृति एवं पराशा स्मृति के अनुसार बताते हैं कि विधवाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, जबकि याज्ञवल्क्य, विष्णु स्मृति और बृहस्पति स्मृति और कात्यायन आदि स्मृतियों में विधवाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया था, ऐसा वर्णन किया गया है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, पर्दा प्रथा की बात करते हैं दोस्तों। पर्दा प्रथा का प्रचलन आरंभ हो गया था, कह सकते हैं दोस्तों गुप्त काल से पर्दा प्रथा का प्रचलन आरंभ हो गया था। यह इसका साक्ष्य जो है दोस्तों कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है, जबकि वेनसांग जो था दोस्तों उसने पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं किया है कहीं पर भी। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अगले स्लाइड में देखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग सामाजिक व्यवस्था को आगे देख लेते हैं, बहुत थोड़ा सा और रह गया है। सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है दोस्तों हमें इसी काल से अर्थात गुप्त काल से ही प्राप्त हुआ था। यह देख लीजिए कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख, भानुगुप्त जो एक शासक हुआ करता था गुप्त वंश का दोस्तों, उसके एरण अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि गोपराज नामक एक सेनापति था जिसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी अपने पति के साथ सती हो जाती है। यह साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनेक वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख मिलता है। पहला है अम्बष्ट दोस्तों, यह ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से जो पुत्र या पुत्री पैदा होते थे उन्हें अम्बष्ट कहा जाता था, जबकि उग्र जो है दोस्तों वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से जो पुत्र या पुत्री पैदा होते उन्हें उग्र, जबकि पार्श्व जो था दोस्तों यह ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से जो पैदा होते थे उन्हें पार्श्व, सूत जो है दोस्तों क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण स्त्री से जो पैदा होते थे बच्चे उन्हें सूत कहा जाता था। जबकि मागध को देख लेते हैं दोस्तों, मागध उन्हें कहा जाता था जो वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय स्त्री से पैदा होते थे। चांडाल जो है दोस्तों यह शुद्ध पुरुष एवं वैश्य स्त्री से जो पैदा होते थे
पुत्र या पुत्री उन्हें चांडाल कहा जाता था। ये हुआ इनकी सामाजिक व्यवस्था दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे कला एवं संस्कृति करेंगे दोस्तों, लेकिन आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं।